नमस्कार साथियों। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से भी अक्सर एक प्रश्न पूछे ही जाते, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। एंशियंट इंडिया से अगर 8 से 10 प्रश्न तक पूछे जाते हैं तो उसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता से और एक वैदिक काल से आपसे पूछा जाएगा। आपको एक क्रम में चलना, इसी क्रम को बनाए रखने के लिए, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का काल जाना, आपने जाना कि 2500 बीसी से लगभग 1750 बीसी तक जो विकसित हड़प्पा काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। हालांकि उसके बाद भी उत्तरवर्ती हड़प्पा काल चलता रहा और इसी क्रम में वैदिक काल आया। वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी है और आपने वैदिक काल को 2 चरणों में विभाजित करके पढ़ा है। पहला जो था वैदिक काल का पहला भाग, जिसको आप ऋग वैदिक काल कहते हैं, जिसका समय काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास का है। और उसके बाद का जो काल है वो आपका उत्तर वैदिक काल है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन का आधार पुरातत्व है, क्योंकि उस समय की लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी। केवल पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर, पुरातात्विक स्थलों के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की। सिंधु घाटी सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, वहां पर कांसे का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। उसके बाद आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसके सभी पहलुओं को, जैसे आप जब भी पढ़ें तो कोई चैप्टर में जिस भी सभ्यता, जिस भी काल के बारे में आप पढ़ते हैं, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समाज और उसके अन्य घटक, जैसे समाज पढ़ते तो सामाजिक स्थिति, उसमें वर्ण व्यवस्था का क्या स्थिति था, स्त्रियों की किस प्रकार स्थिति थी, क्या दास व्यवस्था प्रचलित था, समाज उन्नत था। आपने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक। अब जब हॉरिजेंटल लिंकिंग करेंगे, जब आप समाज देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, वैदिक काल कैसा, तो ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता का अगला चरण उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में नगरों के विकास की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब इसकी के बाद जानेंगे कि जहां पर प्रथम नगरीकरण की अवधारणा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कही गई है, वहीं पे द्वितीय नगरीकरण की जो अवधारणा है वो महाजनपद काल, ये इसी को बुद्ध का काल, बौद्ध और जैन धर्म का काल भी यही है। इसको उपनिषदों के बाद का, जो उपनिषदों के वेदों के अध्ययन के लिए जो सूत्र साहित्य की रचना हुई है, तो इसको सूत्र काल भी कहते हैं और इसको द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन चालू हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इसके फलस्वरूप द्वितीय नगरीकरण की अवधारणा आई। जैसे आपने जाना था कि ऋग वैदिक काल में राजा का चयन एक विदत होती थी। एक 4 प्रकार के परिषदों के बारे में आपने जाना। एक विदत जो सबसे प्राचीनतम थी, उसके बाद गण जो गणतांत्रिक थी, हाँ, और एक था सभा और एक थी समिति। सभा जिसमें वरिष्ठ व्यक्ति शामिल होते, और उसके बाद समिति। उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद हो गया वो वंशानुगत हो गया, चयन नहीं किया जाता। वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज कबीलाई संरचना पर आधारित था। उसमें एक कबीले के जो सबसे प्रमुख, सबसे जो बलशाली होते थे, जो उस कबीले की रक्षा कर सकते थे, उनका चयन किया जाता था। इन्हीं के चयन के क्रम में एक क्षेत्र के एक राजा चयन के आधार पर किया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आप देखें तो यह व्यवस्था आपका परिवार, वंशानुगत हो गई। जैसे आपको बताया गया था कि एक
एक पद आ गया था जिसको आप राजकुमार के नाम से जानते हैं, यानी राजा का जो पद हो गया वो वंशानुगत हो गया, जन्म के आधार पर। और उसी में देखिए पहले जो शुरुआती कर था वो बलि था ऋग्वैदिक काल में। वो किस प्रकार का था? स्वैच्छिक था। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये प्रक्रिया जो हो गई वो स्वैच्छिक न होकर अनिवार्य हो गई, और बलि का दर कितना हो गया? 1/6 निश्चित कर दिया गया कि बलि 1/6। तो इन चीजों के कारण आपको हम लोग जानेंगे कि नगरीय व्यवस्था के विकास को प्रोत्साहन मिला, और इसी क्रम में महाजनपदों का उदय हुआ। पहले क्या था? जैसे आर्य के आगमन की बात करें तो आर्य का मतलब आपने जाना था कि श्रेष्ठ जन थे। मैक्स मूलर साहब ने कहा कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से। पहले ये मध्य एशिया से आए। आर्य का आगमन मध्य एशिया से हुआ। ठीक है, मध्य एशिया से ये कहाँ आए? ईरान आए। ठीक है, ईरान से ये अफगानिस्तान आए। अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से ये सम्मिलित भारत के पंजाब प्रांत में आए। जब पंजाब में आए उसके बाद ये हरियाणा की तरफ बढ़े। हरियाणा की तरफ बढ़े। हरियाणा के बाद बढ़ने के बाद ये दिल्ली की तरफ बढ़े। ठीक है, इसके बाद इनका प्रसार पश्चिमी यूपी में हुआ। ठीक है, और इसके बाद इनका प्रसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर बिहार की ओर हुआ। ऐसा ये अपना प्रसार करते। आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं सदानीरा। ये गंडक नदी के लिए प्रयोग किया गया है, गंडक के लिए। तो अब आर्यों की सीमा गंडक नदी तक हो गई। इसी क्रम में महाजनपद काल आता है। ठीक है, महाजनपद काल में आप जानिएगा कि जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। मगध के उत्कर्ष के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में जब हम महाजनपद काल की बात करते हैं, इसी को आप बुद्ध का काल भी कह सकते हैं। बुद्ध के काल के बारे में भी जानेंगे। इसको बुद्ध काल भी कहते हैं। दूसरा, इसको सूत्र काल भी कहा जा सकता है, सूत्र काल। अब इसकी के समय अवधि की बात करें तो 600 बीसी से 400 बीसी का ये काल। इसी के लिए एक पद उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। अब इसमें नगरीकरण में क्या हुआ? द्वितीय नगरीकरण का काल। अब देखिए जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, इससे पहले आप ये जान लीजिए इस महाजनपद काल के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है। जानकारी हम कहाँ से महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? तो जानकारी के स्रोत की बात करें तो कुछ बौद्ध ग्रंथ आप जानिएगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसमें बौद्ध साहित्य का संकलन हुआ। उसी बौद्ध साहित्य के संकलन में एक सबसे प्रमुख बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक आप जानते होइएगा। आनंद और उपाली जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे उनके द्वारा संकलित है। सुत्त पिटक के कई निकाय, उसी में सुत्त पिटक में बहुत सारे निकाय हैं। उसमें एक निकाय है जिसका नाम है अंगुत्थरा निकाय, अंगुत्तर निकाय या अंगुत्थरा निकाय। आप पढ़िएगा अंगुत्थरा निकाय, दिघ निकाय, मध्यम निकाय,
बहुत सारे निकाय हैं, उसी में आप पढ़िएगा एक जातक कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिसमें संकलित है उसको जातक कथा कहते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ है एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अब जानिएगा इसका मतलब होता है उंगली के आकार की ये निकायें हैं, उंगली के आकार की इसमें मतलब संरचनाएं बनी हुई है। अंगुत्तर निकाय और एक है महावस्तु। इससे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत। भगवती सूत, भगवती सूत से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत से इसकी जानकारी मिलती है। आप जब इसको अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि लगभग इसी समय के आसपास जो है वो यूनानी हिंद यवन आक्रमण हुआ। हिंद यवन आक्रमणकारी है। कुछ विदेशी इतिहासकार आए जैसे नियार्कस इत्यादि इतिहासकारों का आगमन इस समय हुआ। उन्होंने कुछ विवरण लिखे हैं जिसके आधार पर इस 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जानकारी का स्रोत बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, जैन ग्रंथ भगवती सूत और अन्य विदेशी यात्री जैसे नियार्कस इत्यादि के विवरण से हमें प्राप्त होती है। अब इसमें आप जानिए कि जब उत्तर वैदिक काल था तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का समय अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि 1000 बीसी से 600 बीसी। इस समय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा था। क्या परिवर्तन आ रहा था? इसके अंतिम चरण में कृषि का अधिशेष उत्पादन, कृषि का अधिशेष उत्पादन हो गया। अधिशेष उत्पादन कहने का मतलब कि जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन हो रहा है। हम जितना उत्पादित करते हैं और जितना उपभोग करते हैं, तो उपभोग कम और उत्पादन अधिक, कृषि का अधिशेष उत्पादन। यह अधिशेष उत्पादन क्यों हुआ? तो एक चीज आपने जाना था कि अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा से लोहे के प्रयोग के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया था जिसको आप कहते हैं श्याम अयस। अयस शब्द का प्रयोग ऐसे तो ऋग्वैदिक काल में किया गया था तांबे के लिए, जबकि श्याम अयस का प्रयोग हम लोग करते हैं लोहे के लिए। लोहे के पर्याप्त उपयोग से क्या हुआ? लोहा का अत्यधिक उपयोग हुआ, लोहा का उपयोग। इससे क्या बना? हल बना, हल का निर्माण किया। इसकी सहायता से जंगल की सफाई हुई, जंगल की सफाई हुई। जंगल की सफाई करने के बाद वो भूमि काफी उर्वर थी। उर्वर भूमि में एक वर्ष में 2-3 फसलों का उत्पादन होने लगा। इसी उत्पादन से अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन ने मानव जीवन में अस्थायित्व ला दिया। अस्थायित्व लाने के कारण एक प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना भी विकसित होने लगी, कुछ सामाजिक परिवर्तन भी होने लगे। तो पहला बात जान लीजिए कि जंगल की सफाई हुई और इसी से यहाँ पे देखिएगा धान की खेती हुई। धान की खेती, धान की खेती ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। धान की खेती से जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हुई। जनसंख्या की वृद्धि, अभी एक बात यहाँ पर समझिए कि वैदिक काल में मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। पशुपालन, पशुपालन। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन। सर्वाधिक मतलब जो जिस पशु का सर्वाधिक पालन किया जाता था वो गाय था। ज्यादातर शब्द भी गाय से संबंधित ही थे, जैसे गाय से ही समय का निर्धारण, गाय के लौटने की जो समय थी
उसे गोधूली वेला कहा जाता था। गाय का दूध निकालने के लिए पुत्रियां अक्सर गाय का दूध निकालती थी, तो इसलिए वहां पर दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया। गाय को अघन्या कहा गया। यज्ञ में या उपहार में गायें दी जाती। हाँ, तो गाय बहुत प्रमुख पशु था। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आधार जहाँ पशुपालन था, वहीं अर्थव्यवस्था का आधार क्या हो गया, मुख्य आधार क्या हो गया, कृषि। कृषि से अधिशेष उत्पादन हुआ, धान की खेती हुई। धान की खेती के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुआ। इसी जनसंख्या वृद्धि से शिल्प कला का विकास हुआ, शिल्प संगठन। आप जब पढ़ेंगे तो कई प्रकार के, वाराणसी से कई प्रकार के शिल्प संगठन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। शिल्प संगठन का विकास हुआ मतलब शिल्पकारी का विकास हुआ। इससे व्यापार वाणिज्य को बल मिला। व्यापार वाणिज्य को बल मिला। और जहां पर पहले व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होती थी, आपने जाना था कि शुरुआती सोने के जो आभूषण थे उनको निष्क, सोने के आभूषण को निष्क और चांदी के आभूषण को आप सतनाम कहते थे, सतमान के नाम से हम लोग जानते थे। यहाँ पे व्यापार वाणिज्य को बल मिला और यहाँ पे सिक्के का प्रचलन चालू हो गया। सिक्के के जो सबसे आरंभिक प्रचलन के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं वो वैदिक काल के पश्चात महाजनपद काल से मिलते हैं। और इस समय जो सिक्के थे वो चांदी के आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन कहते हैं। चांदी के आहत सिक्के थे। चांदी के पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के का प्रयोग किया गया। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन है। अब इसके बाद समाज की बात करें तो इस काल का जो समाज था उसमें भी परिवर्तन आया। समाज में परिवर्तन क्या है, तो जो स्त्रियां थीं, स्त्री की स्थिति में, स्त्री की महत्ता में यानी स्थिति में गिरावट आई। स्थिति में गिरावट, ठीक है, गिरावट आई। वर्ण व्यवस्था जो था, पहले जो 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ऋग्वैदिक काल में जन्म आधारित थे। बाद में आदि ब्रह्मा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो यह वर्णन किया गया है कि आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, कंधे से क्षत्रिय का, जंघा से जो है वो वैश्य का और पैर से शूद्र का वर्णन हुआ। बाद में जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ गया। अब ये जाति व्यवस्था और प्रबल हो गई। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया, का आधार जन्म हो गया, जन्म आधारित हो गया, आधार जन्म हो गया, ठीक है, ऐसा बात है। इसके बाद आप देखिएगा कि दास व्यवस्था का प्रसार हुआ। अब पहले जैसे घरेलू दास हुआ करते थे, स्त्रियां भी दास होती थी, पुरुष भी। दास व्यवस्था का प्रसार, अब दास व्यवस्था का प्रसार किस लिए हुआ, तो दासों का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाने लगा। दासों का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाने लगा। समाज के बाद अब अगर धर्म की बात करें तो इस काल को धार्मिक क्रांति का काल कहते हैं। धार्मिक क्रांति का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध और जैन धर्म का उदय और प्रसार इसी काल में। धर्म के क्षेत्र में देखें तो जैसे आप ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में तो हम लोग 3 प्रकार के देवता की बात करते हैं। अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता इत्यादि की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा था कि इंद्र, जिनको पुरंदर कहा गया, उनकी चर्चा सबसे अधिक हुई है।
कितनी बार? 250 बार। इसके बाद अग्नि, जो भक्त और भगवान के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे, इनकी चर्चा 200 बार हुई। और उसके बाद वरुण, जो नैतिक नियमों के रीत के देवता माने जाते। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? देवता की प्रकृति बदली, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आ गया। जबकि महाजनपद काल में आ जाए तो यह धार्मिक क्रांति का काल माना जाता है। इस काल में उपनिषदों के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। कई प्रकार के श्रमण संप्रदाय का भी विकास हुआ है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसमें ऐसे तो बौद्ध धर्म के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उपनिषदों और वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। अब इसमें केवल क्रम को बनाए रखने के लिए, क्रम हो गया, इसका काल हो गया 600 बीसी से 400 बीसी। जो 16 महाजनपद थे उसमें 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। उसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। मगध का इतिहास ही आगे चल के जो बिहार का इतिहास है वही राष्ट्रीय इतिहास का मुख्य पहलू मगध में ही। आप पहले मगध के राजवंश के बारे में जानेंगे और इसी मगध में जो है वो सबसे शक्तिशाली राजवंश आया जो मौर्य वंश कहते हैं, मौर्य काल पर। लेकिन उससे पहले इस क्रम को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि जितने सारे 16 महाजनपद हैं वो महाजनपद का नाम, उसका राजधानी और उसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो भारत में अभी किस क्षेत्र में है उसके बारे में आपको जानना। इसमें 3 बिहार में थे। पहला मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद। दूसरा जो था वो आपका अंग, वर्तमान भागलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर चंपा नदी के तट पर अंग महाजनपद। इसकी चर्चा अथर्ववेद में भी है और महाभारत में भी इसकी चर्चा आप जानते होइएगा। जो कर्ण थे वो अंग प्रदेश के ही राजा थे। महाभारत में बहुत सारे महाजनपद जैसे कुरु है, कुरु की भी चर्चा महाभारत में मिलती है। हाँ, तो हम लोग जो वैदिक साहित्य का काल पढ़ेंगे, जैसे महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है वो सबसे लंबा, सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा जो है वो धार्मिक ग्रंथ। उसके 16 पर्व है। उसी का जो 16वां पर्व है वो भीष्म पर्व है, जिससे श्रीमद् भगवत गीता आई। तो जानेंगे उसके बारे में। तो उसमें भी इसकी चर्चा। और एक जो था वो वज्जी संघ था। वज्जी जिसको लिच्छवी, लिच्छवी यानी वज्जी, जो जनतांत्रिक गणतांत्रिक था। मतलब सबसे पहला आप जानिएगा जो 16 महाजनपद थे इसमें 14 जो थे वो राजतंत्रात्मक थे और 2 में जो था वो गणतंत्रीय व्यवस्था थी। उसमें एक वज्जी संघ या लिच्छवी संघ भी था, उसके बारे में। तो आपको इन 16 महाजनपदों का नाम, इसका राजधानी क्षेत्र और वर्तमान में कहाँ स्थित है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला महाजनपद है वो काशी, अभी भी यही नाम है। इसकी राजधानी काशी ही थी, राजधानी काशी। वर्तमान क्षेत्र इसका जो है वो बनारस, वाराणसी, वाराणसी का जो क्षेत्र है वहां पर ये काशी महाजनपद था। इसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है और नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और मत्स्य पुराण में आप जानिएगा ये एक पुराण है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में इसकी चर्चा मिलती है। नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया। अंग के बारे में आप जान ही चुके हैं। इसकी राजधानी थी चंपा, चंपा। महाभारत में इसकी चर्चा। वर्तमान का भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है, भागलपुर व मुंगेर, इस क्षेत्र में ये अंग महाजनपद था। महाभारत में इसकी चर्चा है। अंगराज कर्ण जो थे वो इसी क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, एक था आपका मगध। मगध आपको पता है कि इसकी राजधानी जो थी वो गिरिवज्र,
वज्र या राजगृह। राजगृह पटना, नालंदा इत्यादि का क्षेत्र आप कह सकते हैं। पटना, गया, गया अभी भी मगध कहते हैं। नालंदा, इसका जो क्षेत्र था वो आपका मगध का था। इसके बाद अगला जो था वो था, कह देते हैं वज्जी संघ। वज्जी संघ, वज्जी संघ या लिच्छवी। राजधानी इसकी जो थी वो वैशाली थी। वैशाली, वैशाली या लिच्छवी संघ कहते हैं। वर्तमान में वैशाली जिला जो है वो इसका क्षेत्र है। इसके अलावा आप आ जाइए वत्स। अगला जो महाजनपद था वो था वत्स, और इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ? तो कौशाम्बी, अभी का इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद, इलाहाबाद वाला क्षेत्र कौशाम्बी, यानी वत्स साम्राज्य, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, और इसका जो क्षेत्र हो गया वो कौन सा हो गया? इलाहाबाद। आपको इन 16 महाजनपदों के बारे में इनका नाम और राजधानी तो पता होना ही चाहिए। वत्स के बाद अगला अगर आप जान जाए, कौशल। कौशल नरेश प्रसेनजित आप जानते होइएगा, ये बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इन्होंने बुद्ध के अवशेषों पर अपना अधिकार दिखाया था। तो कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी यूपी वाला इलाका, ये इसके अंतर्गत आता है। तो कौशल राजधानी हो गई इसकी श्रावस्ती। कौशल के बाद कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख स्थल, ये सूरसेन। सूरसेन महाजनपद, ये 7वां हो गया। इसकी राजधानी मथुरा। मथुरा इसकी राजधानी थी। ये कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र है। किधर है अभी? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, पश्चिमी यूपी का इलाका। इधर अभी सूरसेन महाजनपद था। अगला जो महाजनपद है वो है पांचाल। महाभारत जब आप सुने होइएगा तो इसमें कई बार ये शब्द आया है कि पांचाल नरेश। इसका जो क्षेत्र था वो था अहिछत्र। इसका की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। अहिछत्र पश्चिमी यूपी का ये एरिया है, पश्चिमी यूपी, अहिछत्र, ठीक है, इसकी राजधानी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, दसराग युद्ध में भी आप इसके बारे में जानते होइएगा। राजा सुदास और 10 आर्य कबीले के बीच परुशिनी नदी के तट पर, जिसको रावी नदी कहते हैं, एक युद्ध हुआ था जिसको दसराग युद्ध कहते हैं। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। तो ये इसमें एक जनपद था, महाजनपद था, इसको कहते कुरु। कुरु जनपद, कुरु महाजनपद। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में आप जाएं तो अभी भी ये जगह है। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। और ये मेरठ, मेरठ और दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में, वो इसके अंतर्गत आता है, दक्षिण हरियाणा। अब इसके बाद अगला है चेदी। अगला महाजनपद है ये चेदी। इसकी राजधानी थी सोथीवती। सोथीवती, सोथीवती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है आपका 11वां अवंती। अवंती अगला प्रमुख महाजनपद अवंती। इसकी चर्चा उज्जैनी
उज्जैन नगर, महाकाल की नगरी उज्जैनी या महिष्मति। महिष्मति इसकी राजधानी थी, उज्जैनी या महिष्मति। आप दक्षिण भारत के मूवी में भी इस जगह के बारे में, महिष्मति साम्राज्य के बारे में सुनते होइएगा। मालवा का जो क्षेत्र था, मालवा मध्य प्रदेश का ये इलाका है। उज्जैनी या महिष्मति जो है वो अवंती साम्राज्य की राजधानी। बौद्ध धर्म के उदय में इस क्षेत्र का बहुत ही अधिक योगदान है। अवंती के बाद गांधार, जानते होइएगा, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। जब आप बौद्ध धर्म के शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, उसके अतिरिक्त तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो ये गांधार, गांधार इसकी राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला। पाकिस्तान के ये विदेश में था। रावलपिंडी, रावलपिंडी पाकिस्तान में है ये जगह। शोएब अख्तर यहीं से आते थे। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्र है उस समय का। इसके बाद कंबोज, कंबोज, कंबोज की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी थी राजपुर। कंबोज की राजधानी राजपुर। और ये आपका जम्मू कश्मीर का जो हिंदू कुश क्षेत्र है, जम्मू का हिंदू कुश क्षेत्र, हिंदू कुश क्षेत्र, उस क्षेत्र में वर्तमान समय के जम्मू के हिंदू कुश क्षेत्र में ये अवस्थित था। इसके बाद अगला महाजनपद असमक। असमक इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या पैठान कहते हैं, यहाँ इसकी राजधानी थी, प्रतिष्ठान या पैठान। और यह दक्षिण भारत का एकमात्र, दक्षिण भारत में जो महाजनपद था वो एकमात्र ये असमक ही था। गोदावरी, गोदावरी तट पर यह स्थित था। गोदावरी तट, अभी का जो गोदावरी का तट है। आपसे पूछा जाए कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था वो आपका असमक ही था। असमक के बाद वज्जी और मल, ये आपका ये हो गए वज्जी, वज्जी संघ। आप जानते ही हैं इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली, बिहार में स्थित है। और अगला जो था ये था आपका मल। मल कहाँ के थे? इसकी राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर, अभी का जो आप कहते हैं कुशीनगर। कुशीनारा के जो थे वो मल थे। देवरिया उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है, देवरिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी वर्तमान अवस्थिति। तो ये आपको 16 महाजनपद हो गए जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्थरा निकाय और महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होते। एक क्रम को ध्यान रखने के लिए बस ये जो 16 महाजनपद हैं उनका नाम और उसकी राजधानी को केवल ध्यान रखना। आप यहाँ से सीधे तौर पर कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो द्वितीय नगरीकरण की अवधारणा, इससे संबंधित बौद्ध धर्म, भक्ति काल जिसको कहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक साहित्य में कुछ वैदिक साहित्य जैसे महाभारत, रामायण, कुछ उपनिषद, जैसे आप कहते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। यम और नचिकेता की कहानी जो है वो कठोपनिषद में। इसके बाद एक ब्राह्मण है जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें यह कहा गया कि पुत्री को यानी कन्याओं का जन्म कष्ट का कारण। तो इस तरह के जो वैदिक साहित्य हैं
उनसे रिलेटेड प्रश्न और भक्ति काल से संबंधित बौद्ध और जैन धर्म तो काफी प्रमुख हैं, उससे संबंधित। और अब इसमें आप जानिएगा इसी महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध। मगध महाजनपद ने बाकी महाजनपदों पर अपना अस्तित्व स्थापित किया और ये मगध महाजनपद एक अखिल भारतीय साम्राज्य में स्थापित हुआ जिसमें मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो पहले हम लोग बुद्ध का काल, इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसमें भक्ति और रीति काल से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल आपको इसको क्रम में के ही इसका क्रम क्या हो गया, समय अवधि हो गया 600 बीसी से 400 बीसी। 400 बीसी तक के काल के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे हम लोग जाएं।